सिंधु मैडम, हाँ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी जो हम लोग सुनते हैं बिग बैंग की थ्योरी, बिग बैंग के सिद्धांत, वो भी इस चीजों से मिलते जुलते हैं। यानी उस वक्त के जो सत्व तम रज ये चीजों है उनसे मिलते जुलते, ये सारी कहीं ना कहीं उनका आपस में कई हद तक ये मिले जुले। तो हमें पता चलता है कि उस वक्त ये सारी चीजें मौजूद थी, इनका अभ्यास किया गया था और इस हिसाब से वो अपनी योग शास्त्र द्वारा ये पहुंच के हम तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन उसी वक्त इस काफी चीजों को नष्ट किया गया। जैसे कि अभी हम लोग कहीं पर भी देखते हैं कि कोई भी मंदिर में जाओ तो इतनी जोर से घंटी बजाते हैं। हमारे कहीं विहार है या फिर हमारे कहीं मेडिटेशन सेंटर या फिर कोई शांति है, तो ये आजू बाजू में उनकी मंदिर बनेंगे और जोर जोर से घंटी बजाएंगे। वो चाहते हैं क्योंकि ये पित्त को डिस्टर्ब करता है। ये पित्त को जब भी अशांत कर देता है तो वो विनाश होता है, मतलब शांत होता ही नहीं। अगर इसको शांत रखा जाए तो हमारी बौद्धिकता और हमारी इच्छा पूर्ति, ये सारी चीजें हमारे जीवन में हो सकती है। हमारे जीवन में बहुत जल्दी चेंज आ सकता है। जैसे उस वक्त भगवान बुद्ध के उपदेशों से इतना जल्दी वो अडॉप्ट कर लेते थे उनकी बुद्धिज्म को, क्योंकि उन्हें तुरंत उसमें उनके जीवन में बदलाव दिखता था। आज हम लोग सालों से ये उपवास कर रहे, पढ़ रहे, कुछ कर रहे, लेकिन उस हिसाब से हमको वो सब नहीं दिखता है जो हमें दिखना चाहिए। जीवन में पैसा आ गया, सक्सेस आ गया, साधन आ गए सारे, साधन, हम लोग पैसे की वजह से हम लोग सारी साधन सामग्री खरीद सकते हैं, लेकिन जब हमें वो चीज नहीं मिलती जो हमें मिलनी चाहिए। तो इस चीज का अभाव हमारे लाइफ में है। हम लोग अगर इस चीज को भी अगर देखने की कोशिश की जाए, अगर थोड़ा रिसर्च किया जाए, तो हमें शायद इस बारे में भी जानकारी मिल सकती है। और मैं चाहती हूँ, अभी मैं बस यहीं पे अपनी बात खत्म करूँ। बोलने के लिए काफी है, लेकिन मैं यहीं पे खत्म करना चाहती हूँ अपनी बात को। धन्यवाद। जय हिंद। San Paulantino. शशि मैडम अपना अनम्यूट कर लीजिए, स्पीकर ऑन कीजिए पहले। हाँ सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद सिंधु श्रीखंड। आपने स्वर्णदंड ब्राह्मण और बुद्ध के बीच में, आवाज आ रही ना भंती जी अभी? हाँ बोलिए आप। हाँ, जो स्वर्णदंड ब्राह्मण और बुद्ध के बीच में जो वार्तालाप हुआ, इस कहानी का उदाहरण देकर आपने बहुत अच्छा बताया। बौद्ध धर्म सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्य में अकुशल गुण है तो मंत्र कोई काम के नहीं रहते। अच्छे कर्म के कारण ही मनुष्य सदाचारी बनता है। हम बाहर ज्यादा देखते हैं और भीतर नहीं देखते। जो हमारे भीतर आईना है और हमारा मन ही हमारा आईना है, जैसे है हम उसे स्वीकार करना चाहिए। और आपने ये भी बताया कि ये ब्रह्मांड है, इसमें सही में ब्रह्मांड, आपकी बात बहुत सही है। बहुत सारी शक्तियां है। हमारे दो मन रहते हैं, अवचेतन मन और चेतन मन। अगर चेतन मन अवचेतन मन को आज्ञा देता है तो हम वैसा ही करते रहते हैं, क्योंकि मन ही हमारा केंद्र बिंदु है। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बनेंगे। हमारे मन पर हमें कार्य करना बहुत जरूरी है। और ये सब कैसे, हमारे ध्यान के माध्यम से ही हम परिवर्तन कर सकते हैं। मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, हम भगवान बुद्ध के आदर्श के गुणों की पूजा करते हैं। और आप बोलते हैं कि हमें पूरा ज्ञान नहीं मिला, ऐसा नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने हमें पूरा ज्ञान दिया है। और हमारे जो धम्म गुरु है हमें सब बताते हैं, लेकिन हम ही उसे फॉलो नहीं करते हैं। हम इसलिए नहीं बदलते कि हम भौतिक चीजों में ज्यादा फंसे हैं। हमारे में द्वेष, तृष्णा, लोभ ये है, इसलिए हम इसमें से बाहर नहीं निकल पाते। और हमारे में अभी पूरा अज्ञान भरा है, इसलिए हम बुद्ध धर्म के कुछ बातों को फॉलो नहीं कर सकते। और मैं भंते जी आपसे एक विनती करती हूँ कि आप एक शिविर भव चक्र के ऊपर लीजिए, ताकि सिंधु ताई को और पूरा समझ सके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सिंधु ताई। अभी ठीक है ना भंती जी, आप सही में भव चक्र पर एक लीजिए। है नहीं तो सुषमा है नहीं तो उसे छोड़ दो अभी। ठीक है, अभी आई थी थोड़ी देर में। जब आएगी तब देख लेंगे, उनका इंतजार नहीं किया जा सकता।
भंती जी ठीक है ना, मैंने सही बोला ना, आप भाव चक्र पर एक शिविर लीजिए ताकि उनको और पूरा पूरा समझे, क्योंकि करुणा, उनको बहुत सा जब जब भी करुणा जाएगा तब तक हम लोग शिविर लेंगे, चिंता मत करिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं ऐसे ऑनलाइन भी ले सकते ना आप, ठीक है, ले लेंगे। क्योंकि बहुत डीप में, हाँ जब उनको पूरा समझ जाएगा। ठीक है। थैंक यू। अभी अभी आभार आप, हाँ अभी मैं आदरणीय भंते जी को मैं विनती करती हूँ कि आप अपने बहुमूल्य विचार बताएं। तो हमारा जो साप्ताहिक ये जो पहले वॉश करके आ जा। दिखाई दे रहा है कि हर संडे के दिन महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है बोलने के लिए कि वह अपनी बातों को रख सके। तो आज हमने 4 महिलाओं को दिया था ये अवसर, जिसमें सिंधु श्रीखंडे, शैला सोमकुंवर, आम्रपाली लांजेवार और सुषमा मिश्रा। तो शुरुआती दौर पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, जैसे कि हम जानते हैं कि इंटरनेट की हो सकती है या जल्दी जुड़ नहीं पाए, XYZ वो भी जानते हैं, खुद ही जानते कि क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन ये तब भी 3 लोगों ने आज अपनी बात को रखा हुआ है। उसमें से सबसे पहले रखने वाली शैला सोमकुंवर है, जिन्होंने बहुत सारी बातों पर महिलाओं के उत्थान के लिए बात कही है। आर्थिक और सामाजिक के ऊपर में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, आदिवासी की बातों को भी उन्होंने सामने लाया और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर महिलाओं की स्थिति उतनी विकसित नहीं है, तो उन्हें आगे लाने के लिए हमने काम करना चाहिए। तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सम्राट अशोक ने बड़ा काम किया, जैसे कि हम जानते हैं कि सांची है और सांची में एक बड़ा स्तूप मिला हुआ है, उसके पास में सतधारा है, वहां पर भी एक बड़ा स्तूप मिला हुआ है। तो जगह जगह देखा जाए तो प्राचीन समय से ही मध्य प्रदेश एक धर्म का प्रचार प्रसार का केंद्र रहा है, लेकिन कालांतर में उनको नष्ट करने की कोशिश की गई और बाद में हम जानते हैं कि जो लोग बहुत अच्छी तरह से जीवन को जीते थे उन पर एक जबरदस्ती करके उनके बहुत सारी बातों को थोपा गया और उनमें काफी कुछ बदलाव लाया गया। तो तब से लेकर आज तक हम देखते हैं तो ये सुधारात्मक जो प्रवृत्तियां हैं वो चल रही है, लेकिन उसकी जो धारणा है, जिस तरह से गति होनी चाहिए, वो गति उतनी नहीं मिल पा रही है। इसके कई अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश में जहाँ जहाँ पर भी मनुष्य जाति रहती है और उस मनुष्य जाति में भी महिलाएं काफी पिछड़ी है, तो उनको कैसे हम आगे बढ़ाने के लिए जो नीतियां लगेगी तो वो हम करने की कोशिश करेंगे ताकि उनमें काफी बेहद परिवर्तन आ सके। क्योंकि एक हिस्सा जो महिलाओं का जो बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है और पारिवारिक रूप से भी काफी जिम्मेदारी को संभालते हुए देखी जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों के संस्कार के लिए भी महिलाओं का शिक्षित होना काफी जरूरी माना जाता है। तो ये शैला की जो बात है वो हम लोग ध्यान में रखेंगे और हम सब लोग मिलकर जो है भोपाल से जो हमारे अरुण जी हैं, अरुण जी मिश्रा में काफी एक्टिव रहते हैं, तो इनकी सहायता से हम लोग कोशिश करेंगे कि उधर पे काफी कुछ परिवर्तन आए और हम लोग आप लोगों के साथ है, आप हमारे साथ है, इस तरह से एक दूसरे का जो साथ है वो हम लेने की कोशिश करेंगे और इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसे हम दिलासा नहीं बल्कि एक विश्वास के साथ में हम इस बातों को कह सकते हैं। क्योंकि नेता लोग तो अपना भाषण देते हैं, हर लोगों को दिलासा देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग रिलीजियस लीडर है, लेकिन हम लोग दिलासा नहीं बल्कि हकीकत को देने की कोशिश करते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर में भी इस तरह के जो महिलाओं में जो परिवर्तन है, जो भी नीतियां लगेगी उस नीतियों को हम अपनाने की कोशिश करेंगे और उस मिशन को आगे ले जाने की हम कोशिश करेंगे, जिससे एक अच्छी बात सामने आ सकती है जो उन्होंने अपने संस्कार के रूप से बताने की कोशिश की। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातों को कहा है, जिसमें से नंबर 1 की बातें हैं जिसको स्कूल के बारे में उन्होंने कहा, दूसरी सेमिनरी के बातें बारे में कहा है। ये दोनों ही ऐसी धारणा है, इवन मैं स्वयं भी सेमिनरी में अध्ययन करके मैं प्रशिक्षण देकर बाहर आया हूँ। मैंने स्वयं सेमिनरी में अध्ययन किया 4 साल तक और 4 साल में जो हमें सिखाया गया वो सिखाने के बाद में हमने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की
जितना हमसे हो सकता है। तो हमने ये पाया कि इसका एक असर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है जब हम लोग सही मायने में एजुकेशन देते हैं और संस्कार देते हैं, तो उसका एक बेहद असर दिखाई देता है। और इसलिए इन्होंने जो स्कूल और सेमिनरी की बात कही है, ये निश्चित ही एक अच्छी बातों के तरफ इन्होंने अपना ध्यान आकर्षित कराया, जो बेहद जरूरी है आज के समय के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा भारत में धर्म का प्रचार और प्रसार जो बहुत गतिमान हुआ था, उसके लिए बड़े बड़े हमारे जो विश्वविद्यालय थे उसके माध्यम से ही ये बातें सामने हुई थी। और लेकिन बाद में हम देखते हैं कि ये चीजें हमारे पास नहीं रही। आज आप यदि क्रिश्चियन के बारे में आप देखते तो क्रिश्चियन के इस धर्म को लेकर उन्होंने हेल्थ और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य पर और शिक्षा पे काम करने की कोशिश की है। वे जंगलों में चले जाते हैं जहाँ पे आदिवासी होते हैं और वहां पर भी लोगों को तैयार करते उन्हें बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी अपनी कमजोरियां ये रही है कि हमने इस काम को हाथ में बहुत कम लिया है। और जब तक हम मिशनरी वर्क नहीं करेंगे, चाहे वह एजुकेशन के माध्यम से हो, चाहे फिर वह स्वास्थ्य के माध्यम से हो, चाहे फिर हमारी धार्मिक जीवन शैली को लेकर हो, तब तक हम सोसाइटी के अंदर में परिवर्तन लाने की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। क्योंकि मनुष्य के अंदर में जो परिवर्तन आता है वो आता है एजुकेशन से। आपने देखा हो कि 50 साल पहले की जो हमारी पीढ़ी है और 50 साल के बीच का जो अंतर हम देखते हैं, वो 50 साल के पहले का जो जमाना है वो एजुकेशन उतना नहीं था। तो आपने देखा हो कि लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और इसलिए उनके जीवन में बेहद परिवर्तन नहीं दिखाई देता, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। लेकिन 1950 के बाद भारतीय संविधान लागू होने के बाद जो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से लोगों में वो प्रवृत्ति निर्माण हो गई थी, और उस पढ़ने की प्रवृत्ति के आधार पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया तो किस तरह के हालात ले लिए। तो इसलिए एजुकेशन एक वह मास्टर की है कि उसके माध्यम से बहुत सारा परिवर्तन लाया जा सकता है। और ये हमारे इस महिला सशक्तिकरण की इस समय की नीति में एजुकेशन एक प्राथमिकता लिए हुए हैं, लेकिन उसको हमें थोड़ा प्रमोट करने के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है। तो इसलिए हम उस पर काम करेंगे और मध्य प्रदेश में जो कुछ भी हमसे हो सकेगा हम पूरी तरह से इनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए वो करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि अभी 2 लोग या इससे ज्यादा लोग भी सुन रहे हैं, तो मैं उनसे चाहूंगा मध्य प्रदेश के लोगों से भी कि आप लोग भी इस तरह के जो भी प्रयत्न है वो आप प्लान कीजिए। हम लोग भी उसमें शामिल हैं और हमसे एजुकेटेड करने का काम या धार्मिक संस्कार देने का काम या जो भी होगा वो चाहे जिस तरह से हम लोग प्लान करेंगे वो हम उस पर काम करेंगे। तो मैं इस माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एजुकेशन और जो सेमिनरी की जो बाबा साहब अम्बेडकर ने धारणा रखी है वो बहुत जरूरी है। ईश्वर में जिस तरह से परिवर्तन आए, चाहे वह कोई भी रिलीजन हो, वह रिलीजन की एक ताकत बनती है एजुकेशन। क्योंकि बच्चों में उस तरह के दिए जाते हैं, हमारा बच्चा इंग्लिश पढ़ने के लिए क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में जाता है, लेकिन यीशु की ही वह एक प्रकार से प्रार्थना करके घर वापस लौटता है। पैसे हम उन्हें देते हैं और संस्कार उनके हम अपने घर लेकर आते हैं। वैसा ही हमारे खुद के यदि इस तरह की भावना रही कि पैसे हम भी दे और उस पैसे में हमारी अपनी खुद की शिक्षा मिल सके, ये खास महत्वपूर्ण बात है। इसलिए लोग वहां पर पैसे देते हैं, उनकी शिक्षा को लेकर आते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर में जो संस्कार आया है वो एक प्रकार का देखा जाए तो वो क्रिश्चियन का काफी हद तक वो उससे उनकी शिक्षाओं से इन्फ्लुएंस बना रहता है। तो ये बात ध्यान में रखनी होगी। तो आगे चलकर एजुकेशन के ऊपर में काम करना बहुत जरूरी है। और इसलिए छोटा सा एक कदम हम लोगों ने इस कोरोना की महामारी के समय लिया था कि जो बच्चे गरीब हैं उन बच्चों को हम लोग अपने माध्यम से कुछ स्कूल की सामग्रियां प्रोवाइड कराए। उसके लिए बहुत सारे लोगों ने मदद भी की थी, जगह जगह के लोगों ने। और लेकिन अभी हमने कुछ शुरू किया था, लेकिन फिर से कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है जगह जगह। तो हमारे जो कार्यकर्ता है वो काफी थोड़े से डरे हुए हैं और इसलिए हमने उनसे कहा कि अभी इसे थोड़ा रोकथाम लगाइए और जैसे ही थोड़ा ठीक होगा, नॉर्मल बनेगा, ताकि हमारे से दूसरों को हानि ना हो और दूसरों से हमें हानि ना हो, तब ये जब थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तब जो है हम इसे फिर से वो काम शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो चाहे वो मध्य प्रदेश हो कहीं भी हो, इस तरह के हम काम करने के लिए हम लोग रेडी हैं और उस काम को हम सदैव ही करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। इस तरह का जो विश्वास है ये जो मध्य प्रदेश की टीम है हम इनको देना चाहते हैं और वहाँ की महिलाओं के लिए भी, और हमारी जो महिला सशक्तिकरण की सारी टीम है वो भी वहाँ पर आएगी
और जितना हो सके तो सब प्रमोट करने के लिए जो भी नीतियाँ होगी उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से उन्होंने अपने विचार को प्रस्तुत किया। दूसरी आम्रपाली थी जिन्होंने तथागत के जन्म के बारे में बताने की कोशिश की। लेकिन इनके लिए मेरी एक सूचना है कि जब भी हम कभी बात करें तो हमारा जो ध्यान है वो एक प्रकार से कैमरे की तरफ होना चाहिए, लोगों की तरफ होना चाहिए। हम यदि देखकर भी बोलते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, देखना बोलना या देखकर बोलना कोई गलत नहीं होता, लेकिन हमारा ध्यान थोड़ा कैमरा की तरफ, मतलब हम उस साइड ना देखें बल्कि हम सामने देखने की कोशिश करें। इस बात का ध्यान रखें जिससे आगे चलकर ये बातों का बेनिफिट मिल सकता है। यानी जैसे कहते हैं कि चीटिंग भी करे तो थोड़ा अकल से करने की जरूरत होती है। यानी ये नहीं कि चीटिंग भी हो रही है लेकिन पता भी चल जाए कि हम चीटिंग भी कर रहे हैं। तो कुछ बातों को हमें छुपाना भी पड़ता है, कुछ बातों को थोड़ा, जिसे कहते हैं उपाय कौशल्य, उस उपाय कौशल्य का हम थोड़ा इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इसलिए ये बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि हमें इस बात का ध्यान रखने की कोशिश करनी है जिससे हम लोग इस बात को समझ सकते हैं। तीसरी थी सिंधु श्रीखंडे जिन्होंने साइंस एंड बुद्धिज्म पर बात की है और काफी चीजों को उन्होंने इंडिकेट किया बुद्धिज्म से रिलेटेड, और उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की कि जो मूर्ति पूजा है या खान पान है तो ये बात उन्होंने कही है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा इनके ध्यान के लिए कि जो हमारा मन और मस्तिष्क है जिसे हम माइंड कहते हैं, माइंड का जो काम है वो बड़ा हटकर होता है और इसलिए हमें जो माइंड है उस पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश करनी चाहिए। जब संस्कारित हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली काम करने की कोशिश करता है। और जब दैनिक जीवनचर्या हमारी अच्छी रहती, क्योंकि दैनिक जीवनचर्या सिर्फ हमारे खान पान से ही इफेक्टेड नहीं होती है, तो वातावरण से भी होती है और कई चीजें उसमें देखी जाती है। तो इनका जो इन्होंने पॉइंट आउट किया है तो ये काफी हद तक जिस तरह से इन्होंने बताने की कोशिश की वो इनका ठीक प्रयास है। लेकिन और भी थोड़ा हमें इसमें नॉलेजेबल बनकर थोड़ा उसे बताने की कोशिश करना होगा जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इन्होंने भी अपनी बातों को ठीक ढंग से बताने की कोशिश की है। और हम लोग कभी देखेंगे कि मूर्ति पूजा क्या है या बुद्धिस्ट लोगों ने खान पान कैसे रखनी चाहिए, हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए या हमारे जो संस्कार है वो कैसे होनी चाहिए, वो देशना के माध्यम से काफी हद तक तो बताए गए हैं। लेकिन फिर भी इसको बीच बीच में हम पूरी तरह से लेने की कोशिश करेंगे जो बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को, जितने लोग सुन रहे होंगे वो कोई भी हो, लेकिन इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1 कि हमें जो भी हम सुनते हो ध्यान पूर्वक सुनने की कोशिश करें। दूसरा होता है कि जहां से भी नॉलेज मिलता है, जो भी स्रोत हो नॉलेज का, उसे हमने लिखना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं और उसे छोड़ देते हैं तो वह हमारे दिमाग से वॉश आउट होने की संभावना पाई जा सकती है। लेखन पद्धति वह चीज का नाम है जिससे आपके जीवन में स्मरण के लिए वह बहुत ज्यादा मजबूती लाती है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात की, यदि हम भूल भी जाएं तो दोबारा आप लोग उसे देख सकते हैं। और इसलिए किसी भी सोर्स कोई भी हो, लेकिन उस सोर्स से मान लिया जाए हमें नॉलेज मिल रहा हो तो उस नॉलेज का हमने उपयोग करना चाहिए। इसलिए लिखना बहुत जरूरी है कि हम जो भी करते होंगे उसको लिख कर रखें, जो बहुत जरूरी माना जाता है। आपकी यदि लेखन शैली अच्छी बनती है किसी भी नॉलेज को लेकर तो आप लंबे समय तक अपने स्मरण में टिकाऊ रख सकते हैं, बोलने की अपेक्षा भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें आती है अपने आपने समय काल में देखा होगा, तो लिखने के बाद यदि हम भूल जाते तो दोबारा देखा जा सकता है। और तीसरी बात होती है किसी भी चीज को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। यानी यदि हम किसी चीज को अच्छी तरह से समझने की यदि कोशिश में लगे हैं तो उसको हम सही मायने में समझ सकते हैं, उसमें अपनी तार्किक शक्ति को जोड़ सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं और एक प्रकार से कह जाए कि उसको एक प्रकार से ऑपरेशन कर सकते हैं। यानी हम उसको जब इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो इसलिए समझना उस बात का बहुत जरूरी माना जाता है जो बेहद जरूरी है। और इस अवसर पर मैं आप लोगों को कुछ मूलभूत बात बताने की कोशिश करूंगा। इसके अतिरिक्त तो जैसे हम किसी प्रोग्राम को करते हैं तो अभी तो ऑनलाइन प्रोग्राम है लेकिन फिजिकल भी हम लोग करते हैं, लोग उपस्थित रहते हैं और उसमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे कि आपने देखा होगा संचालन एक ऐसी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कार्ड है उस प्रोग्राम के लिए कि जितना अच्छा संचालन होगा उस हिसाब से उसका प्रोग्राम को सफलता मिलते रहती है। इसलिए
स्पीकर भी अपनी बातों को तो कहेंगे, लेकिन जो स्पीकर होते हैं उनकी बातों को संभालना या उनको और भी जिस तरह से बताने की कोशिश करना, लोगों में उत्साह निर्माण करने की कोशिश करना, वो काम किया जाता है एक प्रकार से देखा जाए तो संचालन करने के द्वारा, और वो बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं कुछ खास बातें आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि नंबर 1 है कि आत्मविश्वास का होना जरूरी है किसी भी काम के लिए, चाहे एनीवन, हम जो भी काम करते हैं तो उस काम के लिए हमारा नंबर 1 का काम है कि आत्मविश्वास का होना बेहद जरूरी है। यदि किसी भी काम को करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो आत्मविश्वास का होना जरूरी है। नंबर 2 कि संचालन के पास में उस कार्यक्रम की पत्रिका का होना जरूरी है। जो भी हम कार्यक्रम आयोजित किए हैं तो उससे रिलेटेड जो है उसकी एक प्रकार से देखा जाए तो पत्रिका या जो भी मैसेज हमें मिला हुआ है वो मैसेज हमारे पास में होना अति आवश्यक है। दूसरी बात, तीसरी है कार्यक्रम का नियोजन, मतलब कार्यक्रम का जो हमने प्लानिंग किया है तो वह प्लानिंग हमने जो किया जिस आधार पे हम लोग आगे चल करके कौन कब बोलेगा और किस समय किसका काम होगा, तो उसको हमें एक प्रकार से प्लानिंग करना, उसको नियोजन करके रखना बहुत जरूरी है। 5वीं महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो भी हम लोग करते हैं, जैसे आप फिजिकल करते हैं तो उस समय हमें ये देखना होगा कि साउंड सिस्टम है या नहीं है, अच्छा है या नहीं है। और ऑनलाइन में भी करते तब भी हमने देखा कि हमारी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। इसमें वक्ताओं के लिए एक बात होती है कि शुरू में एक बार यदि हमने पूछ लिए तो ठीक है, लेकिन जैसे आप बार बार बीच बीच में रुक के बोलते कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं है, तो ऐसे समय में एक बात होती है कि हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज होते जाता है। तो इस समय हम लोग कहते हैं, क्योंकि सुनने वाले वहाँ आपको सिर्फ सुनेंगे, क्योंकि व्याख्या की जा रही है, व्याख्यान दिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे सुना जाएगा, वहाँ पे कोई प्रश्न निर्माण की संभावना नहीं पाई जाती है। तो ऐसे समय में इस बात को ध्यान रखना कि साउंड सिस्टम अच्छा है या नहीं है, तो शुरू से ही हम इसे चेक करने की कोशिश करना। फिर 6वीं बातें होती कि कार्यक्रम आवश्यक सामग्री, संचालन के बाद जब जो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं या जिनको संचालन करना होता है तो उसे इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कार्यक्रम के लिए जो आवश्यक सामग्रियां होती है वो उपलब्ध है या नहीं है, उसका परीक्षण करना और उसका ध्यान रखना। क्योंकि कई प्रोग्राम में ये भी देखा जाता है, अभी तो हम लोग ऑनलाइन चला रहे हैं, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि ऑनलाइन में भी हमने जो चीजें आवश्यक रूप से काम आती है उसको हमें कलेक्ट करना, जानकारी कलेक्ट करना कि कौन कौन वक्ता वगैरह वगैरह होंगे या किस तरह से इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। और यदि हम यथावत यानी फिजिकल लेते हैं तब हमने इस बात की ध्यान रखना कि वहाँ पे सभी चीजें उपलब्ध है या नहीं है। यदि वह सभी चीजें उपलब्ध हैं तो हम उन चीजों को करने की कोशिश करेंगे और उसका हम ध्यान रखेंगे। तो ये बातों को भी हमें ध्यान रखना जरूरी है, तो उसको हमें एक प्रकार से लेना है। ये तो कभी कभी किसी किसी प्रोग्राम में आपने देखा होगा माचिस नहीं होती है, मोमबत्ती है लेकिन माचिस नहीं होती, फिर तुरंत भागे जाओ और माचिस लेकर आओ। तो ये सभी समस्याएं जो है वो नहीं बननी चाहिए। तो इसका स्पेशल जो ध्यान है वो रखा जा सकता है। एक प्रकार से जो लोग संचालन कर रहे हैं उनकी एक बड़ी ड्यूटी होती है, ये महत्वपूर्ण है। फिर है इसके बाद में कि जो स्वागत करने वाले लोग हैं तो एक प्रकार से उनको पहले ही हम तैयार करके रखे, उनको सूचना देके रखे, जो बहुत जरूरी है। तो जैसे कि आज के समय में भी जैसे हमने 4 लोगों को तैयार कर दिया लेकिन वो समय पे उपस्थित नहीं हुए, तो ये दिक्कतें निर्माण होने की संभावना पाई जाती है। इसलिए पूर्व रूप से ही हमें उन्हें बताना बहुत जरूरी है, जो एक प्रकार से हमारे कार्यक्रम को अच्छा बनाने में कोशिश करेगा। उसके बाद उनकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि कार्यक्रम के बारे में थोड़ा जानकारी दे दे, और जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं उनका नाम लेकर उन्हें बताया कि आज आप इस कार्यक्रम में इस तरह से शामिल हैं। इसके बाद में उनका एक प्रकार से स्वागत के लिए उन्हें बुलाना होता है, और मतलब उन्हें बुलाए शब्द सुमन से भी हम उनका स्वागत कर सकते हैं उनके पद ग्रहण के लिए, कि हम अपने शब्द सुमन से ही आप लोगों का हम स्वागत करते हैं, इस प्रोग्राम में आपका वेलकम है। इस तरह से बातें उनको कहनी है। थोड़ा 1 मिनट ध्यान रखिए, मैं थोड़ा एक अर्जेंट वाला फोन है क्योंकि ये मेरा एक प्रोग्राम 4 बजे से भी होने वाला, इसलिए मैं इनको सूचना देता हूँ। हेलो, तो इस तरह की जो बातें हैं वो हमें करनी है। इवन ऑनलाइन में भी हमें सबका जो भी हमारे पद ग्रहण करने वाले लोग हैं या जिस कार्यक्रम में आए हुए हैं तो उनको हमें शब्द सुमन से स्वागत करके फिर बाद में, जैसे कि फिजिकल में तो कोई हम दीप प्रज्वलित नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर जब हम लोग करेंगे
उसके बाद में माना जाता है दीप प्रज्वलन का, कि हम दीप प्रज्वलन के लिए उनके लिए आमंत्रित करें। उसके बाद में हमारे हर प्रोग्राम में हम देखा त्रिशरण पंचिल अनिवार्य होता है। उसके बाद में हम लोग स्वागत करते हैं। उसके बाद में गीत गाना होता है, या गीत को हम बोले, और उसके बाद में धीरे धीरे एक एक करके फिर हम जो मार्गदर्शन करने वाले लोग हैं, वक्ता हैं, उनको हम लोग आमंत्रित करते हैं। और अंतिम में अध्यक्षीय भाषण होता है, और लास्ट में आभार का कार्यक्रम होता है। इस तरह का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो हम लोग करते हैं। ये जिम्मेदारी है संचालन के लिए कि इस तरह से संचालन होना चाहिए। और सबसे बेसिक का जो काम है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि वो इस ढंग से काम करने की कोशिश करें जिससे वह अपने संचालन को बहुत ही प्रभावी बना सके, जिसको एक प्रकार से देख सकते हैं कि वह उनके जीवन के लिए या इस चीजों को समझने के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसमें आप कुछ जो लोग अतिथि है उनके सम्मान में आप लोग कह सकते हैं, और आप इसमें कोई नई नई बातें को भी जोड़ सकते हैं जो रिलेटेड लाइक लोगों के उत्साह बढ़ाने के लिए, जैसे कि शेर शायरी आपने सुना होगा, ऐसी कविताएं को ले सकते हैं, छोटी छोटी, बहुत लंबा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोग ले सकते हैं। तो इस प्रमुख मुद्दों को स्पेशल ध्यान रखना बहुत जरूरी माना जाता है। इसके बाद है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बाद आता है प्रस्तावना, कि प्रस्तावित भाषण हम लोग देने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआती दौर पे जैसे कि हम लोग अपने महापुरुष को स्मरण करते हैं, उनके प्रति अभिवादन करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे जो लोग आए हुए हैं उनको हम नमोदाय जय भीम या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, जैसा भी आप बोलना चाहो उसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके बाद में खास महत्वपूर्ण बात होती है कि हमने जिस माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किया है उसका नाम लेना। तो इसमें 4-5 महत्वपूर्ण बातें जो मैं आप लोग को बताऊंगा कि हमें एक प्रकार से पूर्व जानकारी होनी चाहिए। पूर्ण जानकारी मतलब उस कार्यक्रम के बारे में प्रस्तावना जो भी करेगा तो उसको पूर्ण जानकारी होना जरूरी है। नंबर 1 का जो पॉइंट है इनके लिए। दूसरा है रूपरेखा तैयार करना, वो छोटा हो, यानी हम पहले से जो भी रूपरेखा है कि जो वक्ता लोग है वो कौन कौन सी बातें कहने वाले, किसका कौन सा विषय है, इस बातों को भी समझने की कोशिश करें। फिर होता है कार्यक्रम का उद्देश्य, कि हम कार्यक्रम क्यों करते हैं, कार्यक्रम करने का हमारा हेतु क्या है, उस कार्यक्रम को कैसे क्यों कर रहे हैं। तो वो कार्यक्रम का उद्देश्य हमें बताना होता है उस अवसर पे, कि हम कार्यक्रम को किस ढंग से या किस आधार पे हम करेंगे, और इसका उद्देश्य क्या होगा। प्रचार प्रसार करना है कि हमें नए जनरेशन को तैयार करने के लिए है, या महापुरुष के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, या शिक्षा को प्रमोट करने के लिए, वगैरह वगैरह जो भी आप उद्देश्य है उस उद्देश्य को आप बता सकते हैं कि हमारा इस कार्यक्रम का करने का उद्देश्य क्या है। इसके बाद होता है एक बड़ा अच्छा मौका होता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोगों को बताएं। यही एक मौका होता है जिसके बारे में हम चूंकि लोग उपस्थित होते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करने जा रहा है, क्या चीजों को कर रहा है, वो चीजें के बारे में बात कही जाती है। और इस तरह से हमें इस बातों का ध्यान रखना है कि एक बड़ा अच्छा अवसर होता है कि हमने क्या किया है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, तो वो सभी बातों को लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करना जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और फिर कहा जाता है कि जो एक प्रकार से देखा जाए तो जो कार्यक्रम का जो हमने जो समिति है वो किस तरह से आज के प्रोग्राम को उन्होंने बनाया है, किस तरह से उन्होंने अपने कार्य को लेने की कोशिश की है, ये सभी चीजें जो हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसे हमें करने की कोशिश करना, और इस ढंग से फिर कार्यक्रम का आयोजन पुनः एक बार संक्षिप्त में बताकर प्रस्तावना को समाप्त किया जाता है। ये हो गई प्रस्तावना। और अंतिमतः एक जो बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम होता है वो होता है आभार का। जैसे आपने देखा होगा कि आभार हम लोग किस तरह से मानने की कोशिश करें। लोग बहुत सारे लोग इस चीजों को समझते नहीं है। तो आभार मानने के मामले में ये होता है कि जो आभार को प्रदर्शित करेगा उसका मन थोड़ा करुणामयी होनी चाहिए, थोड़ा मानवता की स्थिति में होना चाहिए, और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाए रखने के उसमें एक प्रकार से कंसेप्ट होना चाहिए। मतलब वो जितनी तारीफ कर सकता है उन लोगों की, उनके बारे में बताने की वो करना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। इससे उस माहौल को सकारात्मकता के तरफ में लेकर जाया जा सकता है, इस बात को कहते हुए, जो बहुत ही जरूरी माना जाता है। फिर इसके बाद है कि अतिथि जो भी होंगे, अध्यक्ष हो या अतिथि जितने भी होंगे, उन्होंने हमें बड़ा वैल्यूएबल टाइम दिया है, बहुत कीमती समय दिया है, और उन्होंने जो जो बातें कही है उनको संक्षिप्त में आप लोग बता सकते हैं कि हमें उन्होंने इनलाइटेड किया है, प्रकाशित किया, ज्ञान दिया, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातों को आप फोकस करा सकते हैं।
जिससे एक बड़ा अच्छा उनके प्रति भावना होती है। हम उनको कुछ दे नहीं सकते, लेकिन शब्द ही वह चीज का नाम है जिससे उनके मन में एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए और उन्हें खुश करने के लिए वह एक अच्छी भूमिका निभा सकता है। ये खास महत्वपूर्ण बात है। और फिर कहा जाता है कि आभार को जो है हम लोग अपने एक कागज पे लिख लें, जिससे हम कहीं भूल न जाए, क्योंकि अक्सर ही कभी कभी होता है कि कई लोगों के नाम भूल जाते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मदद की है, और वो भूल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, फिर बाद में थोड़ा याद आता है। तो इसीलिए सभी चीजों को पॉइंट आउट करते हुए, चाहे छोटे से छोटा बड़ा कार्यकर्ता हो, जिसकी जो भूमिका होती है उसको हम लिख लेने की कोशिश करें। और फिर एक महत्वपूर्ण बात है कि जिसका हम लोग नाम ले रहे हैं तो उसके तरफ में हम एक बार देख ले कि ये फलाना व्यक्ति है और उन्होंने इस तरह की भूमिका यहाँ पे रखी है, तो उनको देखना जो बहुत जरूरी है। और सभी को एक प्रकार से वहाँ उपस्थित लोग हैं जिनने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी हमें मदद करने की कोशिश की है, तो उन सबका जो है एक प्रकार से आभार मानना जो बहुत ही जरूरी है। और खासकर जो भी लोग होंगे उनके सामने आदरणीय शब्द हैं, माननीय शब्द हैं, जो संबोधित कर सकते हैं, बहुत जरूरी होता है। यानी हम किसी का डायरेक्ट नाम लेना ये एक प्रकार से मैनर के खिलाफ माना जाता है, तो हम उनको अच्छी भाषा में माननीय और आदरणीय वगैरह वगैरह, उपासक उपासिका जो भी शब्द हम जोड़ सकते हैं, तो उन्हें बताने की कोशिश करना, जिससे उनके मन में एक अच्छे भाव का जन्म हो जाता है, भाव अच्छे हो जाते हैं और वो यहाँ से एक अच्छा मैसेज लेकर जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। तो इस तरह की बातों को करने की कोशिश करना। और अंतिमतः फिर जो जिम्मेदारी हमें दी जाती है जिस संगठन के माध्यम से आभार व्यक्त करने के लिए, तो उन सभी संगठन के लोगों का या संगठन का एक प्रकार से आभार मानना कि इन्होंने हमें चांस दिया है, हमें अवसर प्रदान किया कि आप लोग इस तरह से ढंग से बात करने की कोशिश, मतलब मुझे अवसर दिया आभार मानने का, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, या जो भी शुक्रिया कहती हूँ, जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उचित शब्द है आपके शब्द की डिक्शनरी में, दिमाग में, उस आप शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से एक प्रोग्राम की एक रूपरेखा होती है जो हमें करना होता है। तो मैं आप लोगों को इसलिए ये बात बता रहा हूँ क्योंकि हमें ये सीखने की बातें और एक ट्रेनिंग की बातें हैं और इसे हमें इम्प्लीमेंट करना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज के दिन जो है यही बातें कहते हुए धर्म पालन गाथा से हम लोग यहीं पर इस कार्यक्रम को विराम देंगे। और सभी लोगों ने अच्छी तरह से बातों को रखा है, लेकिन सुषमा जो है वो बार बार जब वो नहीं जुड़ पाई तो उसका आज का जो वक्तव्य है वो नहीं हो पाया, लेकिन इसके बाद होने की संभावना पाई जाएगी। वो दूसरी बार है जो मिस हुई है उनके अपने टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे। अभी मुझे एक 4 बजे के एक प्रोग्राम में और भी शामिल होना है, इसलिए इस प्रोग्राम को हम लोग यही समाप्त करते हैं। चूंकि हमारा ये संडे का प्रोग्राम भी 4 बजे तक ही होता है, 2 से 4 बजे तक का, इसलिए आज के इस प्रोग्राम को यहीं पर विराम देते हैं। सभी लोगों ने अपनी अच्छी बातों को रखने की कोशिश की और जितने लोग भी आज इस कार्यक्रम में जुड़ सके वे सभी लोगों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल कामनाएं, और धर्म पालन गाथा से यहीं पर विराम देते हैं। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदं सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति असमेन लोके परमे च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पंपे सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नति मे शरणं गह्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नति मे शरणं गह्यं धम्मो मे शरणं वरम्
एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नाति मे शरणं गय्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। धन्यवाद बंते जी, बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन आपका। धन्यवाद बनते जी। बंदाई बंते जी, बहुत बहुत साधुवाद। सभी अतिथियों का साधुवाद।